नमस्कार सभी को। कंक्लूज़न पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ का पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई दूसरी लिंक पर जाकर इस चैप्टर से रिलेटेड क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की, जिसमें सबसे पहला है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ वन इन विच द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब है कि एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड होगा और वहाँ पे स्मॉल स्केल में ही फार्मिंग भी की जाएगी, और यूजुअली ये जो फार्मिंग होगी ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है। जैसे कि अगर हमें एग्जांपल देखें, मान लेते हैं कि मेरा एक फार्म है और वहाँ पर 5 kg ऑफ राइस मैंने प्रोड्यूस किया, जो कि केवल मेरी फैमिली के कंज्यूम करने भर का ही है। उसमें कोई भी ऐसा सरप्लस नहीं है जिसे मैं ले जा कर के मार्केट में सेल कर सकूं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यही होता है कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो सेल्फ कंजम्पशन भर का ही रह जाता है। उसको आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं, उससे कुछ प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम प्रिमिटिव और इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। तो हम पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर के पास एक छोटी सी ज़मीन होती है, छोटा सा फार्म होता है, और फार्मर के पास ऐसी कोई एडवांस ना तो टेक्नोलॉजी होती है, ना कोई मशीनरी होती है, ना ही ऐसे कोई एडवांस सीड्स होते हैं जिनकी मदद से वो फार्मिंग कर सके। फार्मर के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो लेबर को हायर कर सके और उनसे फार्मिंग करवा सके। तो यूजुअली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर और उसकी फैमिली ही उस पीस ऑफ लैंड पर फार्मिंग करते हैं, और उस पीस ऑफ लैंड से उनकी कंजम्पशन भर का ही प्रोडक्शन हो पाता है। आइए हम देख लेते हैं कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कौन कौन से रीजन में थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को डिस्कस करते समय आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसमें जो फार्मर है वो थोड़ा पुअर होता है, और जो लैंड होता है फार्मिंग के लिए वो भी कम होता है। तो यूजुअली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ऐसी जगह पर प्रैक्टिस की जाती हैं जहाँ पर लोग पुअर होते हैं और ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर हम इस मैप पर देखें तो हमें ये अमेजन फॉरेस्ट का कुछ रीजन देखने को मिलेगा जहाँ पर लैंड की काफ़ी शॉर्टेज है, और साथ ही यहाँ पर कंट्रीज़ जैसे कि कोलंबिया, पेरू, गुआना ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि थोड़ी पुअर भी हैं। उसके बाद अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ चलें, यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ कंट्रीज़ के नाम बताऊँ तो जैसे नाइजेरिया, घाना, आइवरी कोस्ट, कैमरून, कॉन्गो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी पुअर हैं। अगर हम और पार्ट देखें तो हमें एशिया का कुछ साउथ ईस्ट रीजन देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंडोनेशिया, पैपुआ न्यू गिनी ऐसे ही कुछ पुअर कंट्रीज़ आती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से फेमस है। जैसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का आपने नाम सुना होगा। अगर आपको कुछ समय पहले की न्यूज़ याद हो, न्यूज़ में स्लैश एंड बर्न फार्मिंग काफ़ी सुर्खियों में आई थी जब हरियाणा में फार्मर्स ने अपनी फसलों में आग लगा दी थी, जिसका धुआं उड़ करके दिल्ली आ जाता था, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बोला था। तो उसे ही हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। और अगर हम देखें कि और वर्ल्ड के हिस्सों में इसे क्या कहा जाता है, मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और वहीं इंडोनेशिया में इसे लडांग के नाम से जाना जाता है, और इंडिया में हमने बात कर ही ली है कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से फेमस है। तो आगे हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इन इन अ वेरी इंटेंसिव फॉर्म। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब कि पीस ऑफ लैंड पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर इसे हम एग्जांपल से और क्लियर समझना चाहें तो मान लीजिए कि एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, जैसे कि हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में देखा था। उसमें हमने देखा था कि एक पीस ऑफ लैंड पर 5 लोग डिपेंडेंट थे, पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर में एक पीस ऑफ लैंड पे लगभग 20 से 25 लोग डिपेंडेंट होंगे। जहाँ पे हमने प्रिमिटिव में देखा था कि एक पीस ऑफ लैंड पे 5 लोग ही डिपेंडेंट थे, वहीं इंटेंसिव में हमें देखने को मिल रहा है कि 20 से 25 लोग डिपेंडेंट होंगे। तो आप लैंड पर प्रेशर समझ सकते हैं।
एक छोटी सी जगह में इतने लोग के डिपेंडेंट होने का मतलब है कि वहाँ पर एडवांस सीड्स की ज़रूरत होगी, अच्छे पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होगी और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी जो कि उस पीस ऑफ लैंड पर काम कर सकें, जिसके लिए हमें बाहर से लेबर्स को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फैमिली में तो केवल 5 ही लोग हैं जो उस फार्म पर काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे और 20 से 25 लोग अगर उस पीस ऑफ लैंड पर डिपेंडेंट हैं तो मुझे और लोग बाहर से हायर करने पड़ेंगे। तो इस डिस्कशन से आपको एक बात समझ आई होगी कि ये यूजुअली ऐसी जगह पे होता होगा जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर छोटे से पीस ऑफ लैंड पर यहाँ पर किसी जगह पे केवल 5 लोग डिपेंडेंट हैं और कहीं पर उसी पीस ऑफ लैंड पे 20, 25, 30 लोग डिपेंडेंट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर हम इसके रीज़न की बात करें और आपने पॉपुलेशन को हाईलाइट कर ही लिया है, तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा की बात आए, इंडिया और चाइना तो हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हमको इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट चाइना में देखने को मिलता है, और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार एंड मेनी मोर। तो आगे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर लार्ज estates और plantations, large capital investment, managerial and technical support, scientific methods of cultivation, single crop specialization, cheap labor, and a good system of transportation which links the estate to the factories and markets for the export of products. तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन यानी केवल एक तरीके की क्रॉप उगाई जाती है, और वो भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए होता है। इसमें हमको वास्ट एरिया ऑफ फार्म यानी कि बड़े खेत देखने को मिलते हैं, ग्रेट ह्यूमन कैपिटल देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अच्छी टेक्नोलॉजी लगती है, अच्छे सीड्स लगते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं उन फसलों को हार्वेस्ट करने के लिए। सीड्स भी जो हैं वो कॉस्टली आते हैं, क्योंकि ये फार्मिंग ही कॉमर्शियल पर्पस के बेसिस पे होती है। तो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, जिसके थ्रू फैक्ट्रीज़ और मार्केट से लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जांपल देखें तो आप इसमें टी, कॉफ़ी, रबर, इंडिया में इस तरीके की फार्मिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, जहां पर आसाम में आप बड़े बड़े चाय के खेत देख सकते हैं और साउथ में कॉफ़ी के खेत देख सकते हैं, जो कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। अगर आप इसके नाम को भी ब्रेक डाउन करें तो आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। एक्सटेंसिव यानी ह्यूज अमाउंट में, कॉमर्शियल यानी कि पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, कॉमर्शियल इसको रीसेल करने के लिए ग्रो किया जाता है। एंड ग्रेन, सो ग्रेन इज़ द मेन क्रॉप इन दिस कल्टीवेशन। तो हम इसके नाम के ब्रेकडाउन से ही समझ सकते हैं ग्रेन का ही एक्सटेंसिव स्केल में कल्टीवेशन करना फॉर कॉमर्शियल पर्पस। The size of the farm is very large, therefore entire operations of cultivation from plugging to harvesting are mechanized. Wheat is the principal crop, though other crops like corn, barley, oats and rye are also grown. जैसा कि हमने इसके नाम से समझा था कि एक्सटेंसिव स्केल में फार्मिंग होगी, तो जो फार्म का साइज़ होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। द साइज़ ऑफ द फार्म इज़ वेरी लार्ज, और जितनी भी कल्टीवेशन होगी वो थ्रू आउट मैकेनाइज्ड होगी। अगर ह्यूमन लेबर लगेगा तो काम जो है वो धीमे पड़ जाएगा। ढेर सारी मशीनें काम करती हैं, ढेर सारे इंसान काम करते हैं, बहुत बड़ा लैंड होता है। क्योंकि ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए है तो पर्सनल यूज़ तो इसमें होना नहीं है। तो हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप सीधे मार्केट या फैक्ट्रीज पहुंच जाता है आगे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें मेनली ग्रेन कल्टीवेशन ही होता है, जिसमें वीट जो है प्रिंसिपल क्रॉप है, वहीं वीट के साथ कॉर्न, बार्ले, ओट्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हम एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के रीजन की बात करें कि कहाँ कहाँ इस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, तो हम उन्हें इस मैप से समझ सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका का ये जो रीजन है जिसे हम प्रेरीज कहते हैं, साउथ अमेरिका का ये अर्जेंटीना का रीजन जिसे हम पाम्पास कहते हैं, साथ ही यूरेशिया का ये कैस्पियन और ब्लैक सी के करीब का रीजन जिन्हें हम स्टेपीज कहते हैं, और साउथ अफ्रीका का रीजन जिसे हम वेल्ट्स के नाम से जानते हैं, और साउथ ऑस्ट्रेलिया का रीजन जिसे हम डाउन के नाम से जानते हैं। ये सारे कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पर इस टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती हैं। एक जो नोट करने लायक बात है, ये सारे सेमी एरिड रीजन हैं,
यहाँ पर सॉइल में इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं पाई जाती है, जिस वजह से इस टाइप की फार्मिंग करनी पड़ती है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो वहाँ पे हर टाइप की फार्मिंग की जा सकती है, ना कि केवल ग्रेन कल्टीवेशन ही। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की तरफ। Mixed farms are moderate in size, and usually the crops associated with it are wheat, barley, oats, rye, maize, fodder and root crops. जो फार्म होते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के, वो मॉडरेट होते हैं साइज़ में, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। और जो इनकी क्रॉप्स होती हैं वो व्हीट, बार्ले, राई, ओट, मेज़ इस तरीके की क्रॉप होती हैं। और साथ ही जो रूट क्रॉप्स होती हैं जैसे आलू, कैरेट इस तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं वो मिक्स्ड फार्मिंग में इंक्लूड की जाती हैं। फोडर क्रॉप्स आर एन इम्पॉर्टेंट component of mixed farming. Crop rotation and intercropping play an important role in maintaining soil fertility. मिक्स्ड फार्मिंग में देखते हैं क्या होता है कि मान लीजिए ये एक पीस ऑफ लैंड है और इसे 20-20 से डिवाइड कर दिया गया है। और इसमें इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ लगाए जाते हैं और यहाँ पर क्रॉप उगाई जाएगी, फिर यहाँ पर ट्रीज़ लगाए जाएंगे और दूसरी तरफ क्रॉप उगाई जाएगी। तो इस तरीके की फार्मिंग को हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। और क्योंकि इस तरीके से ट्रीज़ फिर क्रॉप्स, ट्रीज़ फिर क्रॉप्स लगाई जाती है, तो जो विंड का फ्लो होता है उससे भी ट्रीज़ सॉइल को वॉश अवे होने से बचाते हैं, जिससे सॉइल में फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो मिक्स्ड फार्मिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ह्यूज अमाउंट में होता है, साथ ही एडवांस मशीनरीज, फर्टिलाइज़र, सीड्स अच्छे क्वालिटी के यूज़ होते हैं। नीचे दी गई हुई हमारी वेबसाइट की लिंक पर आप जा करके इसी तरीके से आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको डाउनलोड करना है तो पूरे आर्टिकल के इसी तरह नीचे आने के बाद आपको फ्री पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड पर क्लिक करके इस चैप्टर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स जाने, उनके रीजन्स को देखा जहाँ पर वो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप इस चैप्टर को समझने में इस लेक्चर ने आपकी कुछ हेल्प की होगी। दिस लेक्चर वॉज प्रेजेंटेड बाय मी उत्कर्ष चतुर्वेदी, साइनिंग ऑफ।